नमस्कार दोस्तों। प्रोक्योरमेंट बाय दिनेश कुमार चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जब आप पब्लिक प्रोक्योरमेंट में एक बायर हैं तो और आपने कोई प्रोक्योरमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और हाई वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर हाई वैल्यू भी नहीं है तो एक कंसिडरेबल वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट है, तो कभी कभी आपको इस तरह की सिचुएशन को सामना करना पड़ सकता है कि सेलर आपको बोल रहा है कि वो आपको पार्सल सप्लाई देगा। तो देखने में तो पार्सल सप्लाई एक्सेप्ट करना बड़ा इजी लगता है, बट पार्सल सप्लाई एक्सेप्ट करना या नहीं करना, ये डिसीजन लेने से पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो बायर्स के एंगल से देखने होते हैं। और मतलब जो बायर के लिए रिस्की एरिया है, तो कौन सा रिस्की एरिया है, कहाँ कहाँ पर वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, इस आज के वीडियो में हमने कोशिश की है कि उन पॉइंट्स को कलेक्ट किया जाए और आपको बताया जाए कि जब आप डिलीवरी पार्सल एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड ये रिस्क एसोसिएटेड हैं, और इन रिस्क को देखते हुए ही आप अपना कॉन्ट्रैक्ट ध्यान में रखें। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको सारी वो चीज़ें इस वीडियो में बता पाऊँ कि पार्सल सप्लाई एक्सेप्ट करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं कि क्या हैं वो पॉइंट्स। वाई पार्सल सप्लाई कैन बी रिस्की फॉर बायर। सो बिफोर टेकिंग ए डिसीजन, कौन कौन से पॉइंट हैं? जैसे पहला पॉइंट है डिले इन रिमेनिंग सप्लाई। सप्लायर क्या कर सकता है कि जो आपकी बची हुई क्वांटिटी है उसको सप्लाई करने में वो इनडेफिनेटली डिले कर सकता है, और जो पार्सल सप्लाई है वो उसने आपके यहाँ दे दी, तो बाकी वो कब देगा कब नहीं देगा तो ये अनसर्टेनिटी रहती है। वैसे एक पॉइंट और ये रहता है कि अगर प्राइस एस्केलेट हुआ तो सप्लायर उसको क्लेम कर सकता है। सप्लायर डिमांड कर सकता है कि मेरा जो डिलेड वाला पोर्शन है उस पर प्राइस बढ़ गए हैं और आप मेरे को इसका प्राइस एस्केलेशन दे दो। एक ये रिस्क रहता है उसमें। और ये भी हो सकता है कि जो पहले सप्लाई आई और जो बाद में सप्लाई आएगी उसकी क्वालिटी में कोई मिसमैच हो, या जैसे बैचेस वगैरह का अगर इस तरह का प्रोडक्ट है तो बैच का डिफरेंस हो सकता है, अलग अलग टाइम पे बनी नहीं है तो क्वालिटी में मिसमैच हो सकता है, स्पेसिफिकेशन मिसमैच हो सकता है। तो ये भी एक रिस्क रहता है कि वो आपकी जो पहले सप्लाई है उससे कॉम्पेटिबल ना रहे। ये भी एक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है। और एक वो सप्लायर क्या कर सकता है, वो लॉस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल लिवरेज ले सकता है। एक्सेप्टेंस में बी मिसकॉन्स्टिट्यूड एज ए वेवर ऑफ डिलीवरी शेड्यूल और एलडी। तो ये हो सकता है कि मतलब बाद में वो ये कहे कि आपने मेरा डिलीवरी जो है पार्ट एक्सेप्ट करके मेरे को एलडी भी आपने वेव कर दिया है, जितने पोर्शन को मैं आपको सप्लाई कर चुका उतने पोर्शन पर आपको एलडी नहीं लगानी है। इस तरह की सिचुएशन भी आप एनकाउंटर कर सकते हैं। और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का डाइल्यूशन हो सकता है। वो ये कह सकता है कि जो पीबीजी है या तो डिफरेंट वैल्यू की पीबीजी अलग अलग पार्सल सप्लाई के हिसाब से अलग अलग टाइम पर देगा, और आपसे रिलीज भी कराएगा कि मेरी पहली वाली रिलीज कर दो, उसका टाइम हो चुका है। तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि आपकी पीबीजी जो आपको एक ही आनी थी, एक ही पर्टिकुलर डेट तक आनी थी, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कंसोलिडेटेड वैल्यू में होनी थी, वो आपको पीबीजी मल्टीपल पीबीजीज में स्प्लिट हो जाए, उनके पीरियड भी अलग हो, उनका क्लेम का टाइम वगैरह सब अलग अलग हो जाएगा। ये भी सिचुएशन एक आ सकती है। और वो क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था, वो कभी कभी डिले कर सकता है कि जो बैलेंस सप्लाई आएगी, और इससे आपका प्रोजेक्ट की टाइमलाइन डिले हो सकती है। तो सप्लायर तो क्या कर रहा है, सप्लायर तो अपना जो सामान उसके पास स्टॉक में पड़ा है वो अपना तो निकाल दिया उसने स्टॉक से, उसके सामान को उसने आपको पहुंचा दिया और आप उसकी कस्टडियन बने हुए हैं। अगर आप इमिडिएटली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और जो बाकी का बचा हुआ सामान है वो आने पर ही अगर वो पार्ट सप्लाई यूज़ होगा, तो आप फालतू में उस सामान की कस्टडियन बने हुए हैं, उसका रिस्क और सिक्योरिटी सब आप मेंटेन कर रहे हैं। सप्लायर का वो सब रिस्क आपके ऊपर पास हो गया है। स्टॉक का ऑब्सोलिसेंस का भी रिस्क रहता है। जो पार्सल सप्लाई जो होती हैं, इट मे बी अनयूजेबल अंटिल द फुल सप्लाई अराइव, और जब वो आएगी तो तब तक ये ऑब्सोलीट भी हो सकती है। तो ये रिस्क है जो उसमें पार्सल सप्लाई से एसोसिएटेड है। और कॉम्प्लेक्स वारंटी या इंस्पेक्शन स्टार्ट डेट्स ये बदल सकते हैं आपकी, क्योंकि पहले आपको पूरे सिस्टम की एक वारंटी मिलती, एक पर्टिकुलर डेट होती,
और अभी क्या अलग अलग टाइम पे सपना सामान आ रहा है, तो उस सामान की वारंटी भी अलग अलग होगी। तो एक सिंगल वारंटी एनफोर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है उस केस में। ये सब रिस्क एसोसिएटेड है पार्सल सप्लाई से। अब हम इसमें देखेंगे कि चलो रिस्क तो एसोसिएटेड है, लेकिन जो रिस्क एसोसिएटेड है फिर भी प्रोक्यूरमेंट तो हमें करना ही करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन का काम चलाना है। सो कौन कौन से बायर साइड से सेफगार्ड पॉइंट हैं जो हमें सोचने चाहिए, हमें लेने चाहिए। तो यहाँ उन पॉइंट्स का हम डिस्कशन करेंगे। अभी तक हमने रिस्क डिस्कस किया था, अभी हम बायर के जो पॉइंट्स हैं, जो सेफगार्ड वाले पॉइंट हैं, उनको चर्चा करेंगे। जैसे पहला है फॉर्मल रिटन अप्रूवल। तो जो इशू ए लेटर या पीओ अमेंडमेंट क्लियरली स्टेटिंग विदाउट प्रीजुडिस to all original PO terms. Do not accept partial delivery informally. So, when you are going to issue an amendment letter for accepting the partial delivery, since you have taken a decision to accept the partial delivery, but you have to take care of the risk and interest of your organization. So, सबसे पहले आप एक फॉर्मल लेटर इशू करें, अमेंडमेंट लेटर इशू करें, और उसमें लिख दें कि ये विदाउट प्रीजुडिस है टू ऑल ओरिजिनल पीओ टर्म्स। ऐसा नहीं है कि जो पीओ की ओरिजिनल टर्म्स है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, और इनफॉर्मली कोई इस तरह का एग्रीमेंट या कुछ अमेंडमेंट नहीं करना है, और ना ही कोई इसकी आपको वो लेनी है, मतलब डिलीवरी लेनी है। सब कुछ राइटिंग में करना है। एक पॉइंट तो ये था सेफगार्ड का। दूसरा था रिटेन फुल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। डू नॉट रिलीज द पीबीजी फॉर पार्सल डिलीवर्ड क्वांटिटी। पीबीजी शुड रिमेन वैलिड अंटिल फुल एंड फाइनल सप्लाई इज कंप्लीटेड। सो सप्लायर क्या कर सकता है, वो आपको पार्सल सप्लाई के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम की अलग अलग पीबीजी दे सकता है। तो सारी अलग अलग टाइम पे एक्सपायर होगी, कोई जल्दी होगी, कोई बाद में होगी, लेकिन उससे आपका पर्पस तो सर्व नहीं हो रहा है। तो आप उसमें लिख दें कि जो पीबीजी आप दोगे पार्सल सप्लाई के लिए भी, वो उतने पीरियड तक के लिए वैलिड होने चाहिए जब तक फाइनल सप्लाई आएगी, प्लस 2 मंथ्स। सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 मंथ्स है, प्लस 2 मंथ्स। ऐसा नहीं है कि वो जो आज पार्ट सप्लाई कर रहा है उसके लिए पीबीजी शॉर्ट वैलिडिटी की दे देगा। अदरवाइज अगर बाद में कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ओब्लिगेशन है तो आप उस पार्ट सप्लाई की पीबीजी को एनकैश नहीं करा सकते, क्योंकि उसकी डेट तो ऑलरेडी ओवर हो चुकी है, और वो आपको तब पता लगेगा जब आपकी फाइनल सप्लाई आएगी, इंस्टॉलेशन होगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। और लिक्विड लिक्विडेटेड डैमेज क्लाउज के बारे में आपको ये याद रखना है कि इट मस्ट अप्लाई टू डिलेड पोर्शन ऑफ रिमेनिंग सप्लाई। एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट पार्सल सप्लाई एक्सेप्टेंस डज नॉट वेव एलडी। तो जो एलडी है, इसमें दो तरह की सिचुएशन आ सकती है। या तो आप कह दीजिए कि जब आप फुल सप्लाई दोगे, तो फुल सप्लाई देने के बाद अगर कोई डिले है, क्योंकि आपको तो टोटल सप्लाई चाहिए थी, और अगर सामान का नेचर इस टाइप का है कि फुल सप्लाई आने के बाद ही आपका इंस्टॉलेशन होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, या आपका काम स्टार्ट हो पाएगा, तब तो उस केस में आप उसको कह दीजिए कि आप जो पार्ट सप्लाई भी दे रहे हैं, तो इससे ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम कॉन्ट्रैक्ट पे जो एलडी काटेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट की फुल वैल्यू पे एलडी काटेंगे। एक तो ये है। बट अगर सिचुएशन इस तरह की है कि जो पार्ट सप्लाई आप वो दे रहा है सप्लायर, और आप उसको यूज़ कर पा रहे हो, तो चूंकि आप उसको यूज़ कर पा रहे हो, तो उस केस में जो रिड्यूस सप्लाई है जो बाद में आएगी, उतने पर ही एलडी कटेगी। मुझे लगता है मैं ये क्लियर कर पाया। जहां आप सामान को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और फाइनल सप्लाई आने के बाद ही सामान को यूज़ करेंगे, उस केस में आप क्लियर कर दीजिए सेलर को कि हम पार्ट सप्लाई तो ले रहे हैं, बट एलडी जो कटेगी, एलडी ऑर्डर की फुल वैल्यू पे कटेगी। बट अगर इस तरह का सिनारियो है कि आप उसकी पार्ट सप्लाई को यूज़ कर पा रहे हो, एक्सेप्ट कर पा रहे हो, आपने यूज़ कर ली, उस केस में जो बची हुई क्वांटिटी रहेगी उतने ही वैल्यू पर आपको एलडी काटनी है। इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। मेंटेन ओरिजिनल डिलीवरी शेड्यूल even if part supply is accepted. Set a firm delivery date for balance supply, documented formally. So अगर आप पार्ट सप्लाई ले भी रहे हैं, उसके बाद भी आपको एक फर्म डेट फिक्स करनी है कि भाई जो बैलेंस क्वांटिटी है कब तक दोगे। वो ओपन एंडेड नहीं होना चाहिए इंडेफिनेटली। एक फिक्स कर दीजिए डेट, और उसको डॉक्यूमेंट कर दीजिए कि तब तक देंगे। इसका आगे जाके यूज़ आएगा, जिससे आप उसकी एलडी वगैरह
काट सको। और जो बायर सेफगार्ड पॉइंट्स है, प्राइस को फिक्स कर दीजिए फॉर रिमेनिंग क्वांटिटी। प्राइस शुड रिमेन फिक्स एंड फर्म एंड नो एस्केलेशन अलाउड ड्यू टू पार्सल डिलीवरी और डिले। अब कह दीजिए कि भले ही आप अपना कुछ सामान बाद में दे, लेकिन कोई प्राइस एस्केलेशन आपको नहीं मिलेगा। क्लियर कर दीजिए इसको राइटिंग में। सेपरेट इंस्पेक्शन टेस्टिंग, require inspection and acceptance for each lot of remaining supply, prevents quality mismatch और acceptance of substandard items। तो होता क्या है, जब अलग अलग टाइम पर सप्लाई आती है तो उसका जो इंस्पेक्शन और एक्सेप्टेंस है ईच लोट का, वो प्रॉपर तरीके से करना है। अगर इस तरह की सिचुएशन है कि अगर कोई मिसमैच पाया गया और कोई सब स्टैंडर्ड टाइप की चीज़ें मिली हैं, तो आप अपना राइट रिजर्व रखिए कि आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। Written supplier undertaking, supplier should give a formal commitment to supply remaining items within stipulated period। जैसे कि मैंने बताया, एक डेट फिक्स कर दीजिए कि कब तक आप बचा हुआ सामान आप हमें सप्लाई करेंगे, और सप्लायर एक फिक्स कमिटमेंट दे आपको कि इस तारीख तक मैं वो सामान सप्लाई कर दूंगा। और अंडरटेकिंग में ये भी लिख दीजिए दैट कि बायर्स राइट्स आर प्रिजर्व्ड एंड नो क्लेम फॉर रिलैक्सेशन और एस्केलेशन विल बी मेड। बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। अगर आपने क्लियर नहीं किया तो केस अगर लिटिगेशन तक जाता है, कोर्ट कचहरी में जाता है, तो आपकी सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो इसलिए मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट में क्लियर इसको लिख दीजिए। इंटरनल जस्टिफिकेशन फाइल नॉट रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड रीजन फॉर फाइल पार्सल सप्लाई एक्सेप्टेंस। अगर आप पार्सल सप्लाई ले रहे हैं तो फाइल में क्लियरली आप उसके रीजंस को रिकॉर्ड कर दें कि क्या ऑपरेशनल अर्जेंसी है आपकी, सप्लायर्स के क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, और सीबीसी या जीएफआर के जो ऑडिट ट्रायल वगैरह है उनकी क्या इंस्ट्रक्शन है, वो सबको देखते हुए आप विदाउट प्रिजुडिस वगैरह वर्ड यूज़ करके आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट एक इंटरनल नोट तैयार कीजिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल लीजिए और तब उसे कीजिएगा। ऐसे नहीं कि बदल एक शॉर्टकट मार के कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। इसको क्लियरली रिकॉर्ड कीजिए फाइल में, विजिबल डॉक्यूमेंट पड़ा होना चाहिए विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और जो सेफगार्ड के पॉइंट हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, रिटेन राइट टू अल्टरनेट प्रोक्यूरमेंट, इस क्लाउज को इंक्लूड कर दीजिए। क्या है ये क्लाउज, मैं बताता हूँ आपको। इफ द सप्लायर फेल्स टू डिलीवर रिमेनिंग क्वांटिटी, द परचेजर में परचेज बैलेंस आइटम्स फ्रॉम अनदर सोर्स एट सप्लायर्स रिस्क एंड कॉस्ट। इसको आप रिस्क परचेज क्लाउज भी कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी को सप्लाई नहीं कर रहा है सप्लायर, लेकिन बायर को तो चाहिए वो, अगर बायर ने वो क्वांटिटी कहीं और से खरीदी है, तो अगर वो ज़्यादा रेट पर आती है तो वो जो ज़्यादा बढ़ा हुआ रेट है वो उस सप्लायर को बियर करना है जो वो क्वांटिटी सप्लाई नहीं कर पाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लाउज है, तो इसको भी आप अपने उसमें एक्टिवेट कर सकते हैं। वारंटी और एएमसी को बिल्कुल क्लियर लिख दीजिए। डिसाइड वेदर वारंटी फॉर ईच लॉट स्टार्ट फ्रॉम एक्सेप्टेंस ऑफ दैट लॉट और फाइनल डिलीवरी। जिस दिन फाइनल डिलीवरी होगी उस दिन से वारंटी स्टार्ट होगी या लौट के आने की डेट से स्टार्ट होगी, ये बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। कोशिश ये करिएगा कि अगर सामान इस नेचर का है कि फाइनल डिलीवरी आने के बाद ही आप उसको यूज़ कर पाएंगे, तो वारंटी को स्टार्ट कीजिए जिस दिन से वो प्रॉपरली फाइनल डिलीवरी मिल जाए और इंस्टॉल वगैरह हो जाए प्रॉपरली। और इसको कागजों में, डॉक्यूमेंट पे, कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली इसको मेंशन कर दीजिए जिससे कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगा। पेमेंट लिंक्ड टू एक्सेप्टेंस, पेमेंट शुड बी मेड ओनली आफ्टर प्रॉपर इंस्पेक्शन एंड गुड्स रिसीव नोट। इंक्लूड स्टेटमेंट पेमेंट डज नॉट सिग्निफाई वेवर ऑफ डिले पेनल्टीज और डिलीवरी ऑब्लिगेशंस, ये वर्ड उसमें इंक्लूड कर दीजिएगा। और इतना पेमेंट सप्लायर का कम से कम आप अपने पास रखें कि जब फाइनल डिलीवरी आए, तो अगर पूरे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पर भी आपको उसका एलडी काटना पड़ रहा है तो उतनी वैल्यू तक का उसका बिल आपके पास पेंडिंग होना चाहिए। नहीं तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि पार्ट सप्लाई कर करके वो आपसे इतना पेमेंट ले गया कि जब बाद में आपको एलडी काटनी पड़ी, आज की डेट में मैक्सिमम 10% तक एलडी है, 0.5% पर वीक, तो आपके पास उतनी वैल्यू का बिल ही नहीं है, तो आप कहाँ से काटेंगे। आप रिकवर करने के लिए उसको रिक्वेस्ट करेंगे, फिर आपकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो कम से कम 10% तक की वैल्यू का बिल तो आप लास्ट में अपने पास रखें।
और जब पूरा सेटल हो जाए मामला एलडी वगैरह का, तभी उसका फाइनल पेमेंट करें। ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जो आप फेस कर सकते हैं, हो सकता है ना भी फेस करें, बट ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली होती है। लीगल एंड ऑडिट कंप्लायंस, एंश्योर ऑल डॉक्यूमेंट्स, दैट इज परचेज ऑर्डर अमेंडमेंट, लेटर टू सप्लायर, फाइल में जो नोट है सप्लायर की अंडरटेकिंग है, वो सब प्रॉपर तरीके से फाइल में पड़े रहें, ट्रेसेबल हों, पूरे डेट के साथ साइन किए हुए हों, वो तरीके से क्रोनोलॉजिकली उसमें अवेलेबल हों। और आप चाहें तो रेफरेंस भी दे सकते हैं, GFR 2017 और जो गवर्नमेंट का MPG है, CVC गाइडलाइन है परचेज ऑर्डर की टर्म्स एंड कंडीशंस का, जिससे कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड रहें और आपका रिस्क प्रोटेक्टेड रहे उसमें। अगर आप एडिशनली चाहते हैं कि क्या एडिशनल सेफ गार्ड पॉइंट हो सकते हैं, ये सिचुएशन तभी आएगी जब आपका हाई वैल्यू का ऑर्डर हो, और बट ऑप्शनल है ये वाले पॉइंट्स। सो आप उसमें क्या कर सकते हैं, एक तो सप्लीमेंट्री परफॉर्मेंस सिक्योरिटी भी मांग सकते हैं उससे फॉर रिमेनिंग आइटम इफ द रिस्क इज़ हाई, और LD कैलकुलेशन का आप एक टेम्पलेट बना सकते हैं। और जो प्रोजेक्ट के ऑपरेशनल रिस्क मिटिगेशन करने के लिए आप कम्युनिकेट एक्सपेक्टेड डिलीवरी इम्पैक्ट टू द यूजर डिवीजन, जो यूजर डिवीजन है आप उसको बता सकते हैं कि ये पार्शियल सप्लाई आएगी, देख लो आप अपना कैसे मैनेज करोगे। वो भी आप एडिशनली उसे डिस्कस कर सकते हैं अपने एंड यूजर से डिसीजन लेते समय। और सेपरेट लॉट डॉक्यूमेंटेशन, मेंटेन सेपरेट एक्सेप्टेंस रिकॉर्ड फॉर ईच पार्सल सप्लाई, जो पार्सल सप्लाई आ रही है तो उसका एक पूरा सेपरेट रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। ये सब एडिशनल सेफ गार्ड हैं। आइए अब देखते हैं कि अभी तक मैंने जो बताया उसमें आपको क्या मोटा मोटा की टेक अवेज है। सो जो हम मुझे लगता है अब तक हम लर्न किए, सबसे पहले एक रिटिन अप्रूवल होना चाहिए, डिटेल नोट होना चाहिए, वर्बल नहीं होना चाहिए, पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अमेंडमेंट जो निकल रहा वर्बल नहीं होना चाहिए। अपने राइट को इंटैक्ट रखें, जैसे LD के राइट हैं, आपके PVG के राइट हैं, वारंटी के हैं, इंस्पेक्शन के, अल्टरनेट प्रोक्योरमेंट के जो रिस्क परचेज मैंने बताया, उन राइट्स को आप इंटैक्ट रखें, नोट में कॉन्ट्रैक्ट में ले लें उसको जब पार्सल सप्लाई एक्सेप्ट कर रहे हो। और फर्म टाइमलाइन आप डिसाइड करवाएं उससे कब तक सामान आ जाएगा बाकी बचा हुआ। प्राइस फिक्स रखें, कोई प्राइस का एस्केलेशन नहीं देना है उसको। और बैलेंस सामान का भी इंस्पेक्शन और एक्सेप्टेंस अलग अलग कराएं, सबके लॉट अलग अलग रखें, रिकॉर्ड भी अलग रखें। और इंटरनल फाइल रिकॉर्ड अपने ऑफिस के और ऑडिट के रिव्यू के लिए सेपरेटली तरीके से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड जगह में लगा दें। सो ये है जो अभी तक था। मुझे लगता है इस वीडियो में मैं आपको ये समझा पाया हूँ कि जब आप पार्सल सप्लाई एक्सेप्ट करते हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे जो आपकी प्रोक्यूरिंग एंटिटी के सारे इंटरेस्ट कवर करता है, और आप भी एक बेटर प्रोक्यूरमेंट प्रोफेशनल के रूप में उभरेंगे। अगर इनमें से कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज होती है तो जब तक सब सही चल रहा है तो चल रहा है, बट अगर कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज हो गई और लिटिगेशन तक मामला गया, तब ये फील होगा कि काश हम इस चीज़ को अपना टेक केयर कर लेते। और हो सकता है प्रोक्यूरिंग ऑफिशियल्स की जिम्मेदारी भी फिक्स कर दी जाए कि क्यों तुम ये चीज़ एंटिसिपेट नहीं कर पाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने कोलीग्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपको लगता है अगर किसी और टॉपिक में हमें वीडियो बनाना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस टाइम।